हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि दिख रहा होगा, आज का टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। ये स्टैंडर्ड 10 के सिविक्स का चैप्टर 6 है और ये आपके टर्म 2 का पोर्शन भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन्स है। चलिए, आपके लिए ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ और मैं अपनी ओर से ये अश्योर कर सकता हूँ कि जितने भी देर का ये टॉपिक होगा, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैं इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आप बस ज़रा सा ध्यान से सुनिए और कुछ भी नहीं रखा इस टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला टॉपिक है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, ज़रूरत क्या है। तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज एक लोगों का ग्रुप होता है जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार में माने सरकार को बनाने में मदद करते हैं। तभी तो उनके हाथ में पावर आएगा। चलिए, क्योंकि पावर आएगा तब लोगों के डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे, तभी लोगों के डेवलपमेंट का काम कर पाएंगे, बिना पावर का नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीड, तो इट मोबिलाइज द वोटर्स टू सपोर्ट कॉमन सेट ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड गोल्स। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अवेयर करती है, जागरूक करती है, इंस्पायर करती है। किस लिए? सपोर्ट करने के लिए। जो कॉमन सेट ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न एंड गोल्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना एक कंसर्न एजेंडा वगैरह बनाती है, जो भी अपने पॉलिसी सिद्धांत जो भी बनाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को मोबिलाइज करती है, मतलब इंस्पायर करती है, लोगों को जानकारी देती है, इकट्ठा करवाती है। नेक्स्ट है, इट फिक्सेस द पॉलिटिकल एजेंडा एंड पॉलिसीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो एजेंडा होता है, मतलब उनका अपना जो सिद्धांत होता है, अपना जो प्रिंसिपल्स होता है और अपना जो टारगेट होता है, गोल्स होता है, कि ये लोगों को भी बताया जाता है कि हमारा पार्टी इस सिद्धांत पर चलता है, हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, ये हमारे काम करने का तरीका है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने सिद्धांत, अपने पॉलिसीज को, अपने एजेंडास को फिक्स करती है और लोगों को बताती है, ट्राई टू परसुएट द पीपल। तभी तो लोग उसके ऊपर बिलीव करेंगे एंड क्लेम भी करती है कि देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर पार्टीज। अगर वो अपने पॉलिसीज को बेटर नहीं बताएगी तो भाई लोग उनके पार्टी को ज्वाइन क्यों करेंगे, लोग उनके पार्टी को सपोर्ट क्यों करेंगे। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम होता है। और लास्ट है, इट इज़ अ मीन्स बाय विच पीपल कैन स्पीक टू द गवर्नमेंट। ये एक जरिया है जिसके थ्रू लोग सरकार से सीधी सीधी बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मैंने देखा ये क्वेश्चन एक नंबर का पूछा गया है, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स या फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट्स है, दिख रहा होगा, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। ये एक नंबर का ही क्वेश्चन है, इसको जस्ट देखिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या है। तो पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड इफ विन दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है, ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर जीत गए तो सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाते भी हैं। पार्टीज फॉर्म डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो पार्टीज क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है, तभी तो वोटर उनको चूज करते हैं, उनके पॉलिसी, उनके एजेंडा के आधार पर चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, कोई पार्टी बोल रही है सभी लड़की लोग को साइकिल दे देंगे, कोई बोल रहा है कि सभी बच्चे लोग को लैपटॉप दे देंगे, कोई बोल रहा है सबको मोबाइल दे देंगे। तो इस तरीके का जो लोग अपना अपना एजेंडा दे रहे हैं, अपना अपना पॉलिसी दे रहे हैं कि इस बार ये दे देंगे, वो दे देंगे। अब लोगों को सोचना होगा कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो मोबाइल या वो साइकिल या वो लैपटॉप। अब ये लोगों को सोचना होगा कि ये सब चीज़ अगर लेंगे तो क्या हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा।
हमारी ज़रूरतें क्या है और ये लोग वादा क्या कर रहे हैं। तो अब ये लोगों को सोचना होगा। पार्टीज का तो काम है अपना एजेंडा, अपना पॉलिसी लोगों को बताना। लोगों का काम है समझदारी से किसको वोट देना है, वो लोगों का काम है। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। ये पॉलिटिकल पार्टीज का लॉ बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लॉ के ऊपर जब, क्योंकि लॉ तो इतनी आसानी से हमारे देश में बनता नहीं है, बहुत सारा प्रोसेस है उसका, बहुत सारा प्रोसीजर्स है, बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, बहुत बार करेक्शन होता है, बहुत बार उसके ऊपर डिस्कशन होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं, तब जाकर बनता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ये सारे स्टेप्स को फॉलो करती है, तब जाकर लॉ को बेटर तरीके से बन के सामने आने में मदद करती है। नेक्स्ट है पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। तो ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और हार गई तो उनका रोल खत्म हो गया, उनका रोल खत्म नहीं हुआ। वो अपोजिशन में बैठती है और जो सरकार बनाती है, मतलब जो रूलिंग पार्टी होता है, उनके काम का क्रिटिसाइज करना, उनके काम को देख रेख करना और उनके काम को एकदम, मतलब उनका गलत पॉलिसी या फेलियर बने, वो जो भी रूलिंग पार्टी का जो भी मैंने एक्टिविटी होता है उस पर नज़र रखना, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये सारा कुछ बताना अपोजिशन का काम होता है। एंड पार्टीज शेप द पब्लिक ओपिनियन। तो ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज ही होते हैं जो पब्लिक ओपिनियन को लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने लाकर रखते हैं। आप लोग देखते होंगे बहुत बार टीवी वगैरह में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और सबसे उनका व्यू लिया जाता है, बहस भी होता है। तो वही पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है, या फिर रिपोर्टर्स लोग ग्रुप बना बनाकर बहुत जगह लोगों से उनके ओपिनियन को लेती है, कलेक्ट करती है और पूरे देश के सामने लाती है। नेक्स्ट है पार्टीज प्रोवाइड द पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये पार्टी है लोगों को मतलब एक रास्ता देती है जो गवर्नमेंट मशीनरी तक, मतलब सरकार जितने सारे नियम बनाती या फिर जितने सारे लॉ बनाई है, तो उन सब का फायदा सीधा सीधा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम होता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर लिखना, मैं आप लोग को इंडिविजुअली उस टॉपिक को बहुत अच्छे से फिर से क्लियर करूँगा। और अगर आप में से कोई नए हैं तो इस वीडियो को पहले देखिए, समझिए, फिर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसके बाद लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं पार्टी सिस्टम। ये भी 2 नंबर का पूछा गया है 2-3 बार कि पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। भाई प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में कुछ कोई की सबको छूट है कि भाई जितना पार्टी बनाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मोर देन 700 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 750 से ज़्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में। तो अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली पार्टी सिस्टम होता क्या है। तो 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है, देयर इज नो कंपटीशन। भाई अकेला आदमी खड़ा होगा तो वही जीतेगा, कोई कंपटीशन की गुंजाइश नहीं। पार्टी nominates the candidate and the voters have only 2 choices, either yes or no। इस कंडीशन में सीधी सी बात है, क्लियर कट है कि पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ी करती है, लोग के पास ऑप्शन होता है सिर्फ यस और नो बटन प्रेस करने का या लिख के अपने व्यूज दिखाने का। तो इस कंडीशन में यस और नो, अगर लोग नो लिखते तो फिर पार्टी अपना कैंडिडेट चेंज करती है। दिस सिस्टम इज पॉपुलर इन चाइना, कोरिया एंड क्यूबा। जाहिर सी बात है इन कंट्रीज में इस तरह का 1 पार्टी सिस्टम चलता है। नेक्स्ट है 2 पार्टी सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है ना, पावर चेंजेस बिटवीन द 2 पार्टी। इस जगह पर 2 ही पार्टी होते हैं। 1 पार्टी इज द विनिंग पार्टी बाय मेजोरिटी एंड अदर पार्टी स्टैंड्स इन ऑपोजिशन। ये यूएसए और यूके में होता है कि 2 ही पार्टी है भाई। अगर आप अच्छा काम करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप ही आओगे, अगर अच्छा नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई और आएगा, मतलब जो दूसरा वाला है उसको भी मौका मिलेगा माने पावर में आने का। तो ये 2 पार्टी सिस्टम हो गई, ये यूएसए और यूके में होता है। याद रखिएगा 1 पार्टी सिस्टम चाइना, कोरिया और क्यूबा में है।
टू पार्टी सिस्टम यूएसए और यूके में है। तो नेक्स्ट हमारा बचता है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। ये क्या है भाई? मल्टी नाम से ही पता चल रहा होगा। सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग इन पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस। सिंपल सा है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है यहां पर बहुत सारे पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और मुख्यतः एक या दो ही पार्टी उभर के सामने आती है, जिसमें जो जीतता है वो रूलिंग में चला जाता है और जो अपोजिशन में बैठता है मतलब वो कुछ वोट से हारा है। सीधी सी बात है। और कभी कभार क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में, क्या होता है कि बहुत बार ना मेजॉरिटी बन नहीं पाता है। जैसे मेजॉरिटी मैं क्लियर कर दूं, लेट अस सपोज झारखंड में 81 एमएलए सीट्स है, तो 50% तो चाहिए, मतलब 40 एमएलए चाहिए मेजॉरिटी में आने के लिए। तो ये 81 एमएलए आपस में मिलेंगे, अलायंस बनाएंगे और अगर 40 प्लस हो गया तब तो उनकी सरकार बनेगी। अगर 40 प्लस नहीं हो पाए तो फिर बाकी सभी पार्टीज को भाई मनाना होगा कि भाई कम से कम हमें सपोर्ट करो, हमारे अलायंस बन जाओ, साथी बन जाओ, तभी मेजॉरिटी में आ पाएंगे। अगर मेजॉरिटी नहीं बनेगा तो फिर से इलेक्शन होंगे। और ये इंडिया का है, एक इंडिया में ऐसा ही सिस्टम है। आई होप आप लोग ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेशनल पार्टीज। तो राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सा है, तो इसके पहले क्राइटेरिया को समझेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या क्या है। एवरी पार्टी इन आवर कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। कोई भी पार्टी हो उनको इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज फॉर लार्ज एंड इस्टेब्लिश्ड पार्टी। तो वही कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इलेक्शन कमीशन, ये प्रोवाइड करती है। द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड द सीट्स दैट ए पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। अगर रिकॉग्नाइज्ड होना है तो आपको इतना सीट लाना ही होगा, इतने वोट्स लाने ही होंगे, अदरवाइज आपका रिकॉग्निशन खत्म हो जाएगा। तो कुछ क्राइटेरिया बना हुआ है, तो वो क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी फॉर अ नेशनल पार्टी। तो क्या है, पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट। मतलब जिस एरिया में जितना भी वोट है उसका कम से कम 6% वोट आपको आने चाहिए इन एन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी बनना तो कम से कम 2 सीट आपको जीतना होगा और कम से कम 6% वोट आपको आने ही होंगे। नेक्स्ट है ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट। कम से कम 4 स्टेट में आपको 6% वोट्स आने चाहिए और 4 सीट आपको जीतना होगा कम से कम लोकसभा इलेक्शन में, तब जाकर आप नेशनल पार्टी डिक्लेयर होंगे। अगर आप स्टेट पार्टी डिक्लेयर होंगे तो आपको 6% वोट और कम से कम 2 सीट उस स्टेट में आने चाहिए, एमएलए सीट। और अगर नेशनल पार्टी बनना है तो 4 स्टेट में 4 सीट और 6% वोट आपको आने चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यही है क्राइटेरिया और इसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया, ये तो हम लोग के लगभग 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं एज ए नेशनल पार्टी है 2018 के बाद से। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो AITC, तो ममता दीदी इसी से है। ये इनका पहचान है, पार्टी का पहचान। ये 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के लीडरशिप में पार्टी को बनाया गया था ये, और ये 2016 में ये नेशनल पार्टी हो पाई। समझिए 1998 में बना, 2016 में नेशनल पार्टी बना। क्यों? ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया होगा, 2 सीट और 6% वोट नहीं आ पाया होगा। तो 98 से 2016 मतलब 18 साल लग गए इसको उस क्राइटेरिया को पूरा करने में। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनका पार्टी का सिंबल फ्लावर और ग्रास है। ये बेसिकली सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को कमिटमेंट किया हुआ है कि सेक्युलरिज्म को फॉलो करना है और फेडरलिज्म को फॉलो करना है। और साथ ही साथ ये 2011 से
बंगाल में अपना पावर बनाए हुए है, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी ये सीट जीतती है, ये पार्टी सीट जीतती है। और जनरल इलेक्शंस 2014 में इसको 3.84 वोट मिले थे और 34 सीट्स जीता था, और ये फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा है। याद रखिए, लोकसभा ये नेशनल पार्टी है और लोकसभा का फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। चलिए, अगर आप लोग को नोट्स वगैरह बनाना हो तो आराम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्टी के बारे में हम लोग जानेंगे वो है बहुजन समाज पार्टी, या बीएसपी कहते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी किनके लीडरशिप में बना था। वो काशीराम की लीडरशिप में बहुजन समाज पार्टी बना था, और इनका पहचान है हाथी। और अभी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष है मायावती जी। रिप्रेजेंट बहुजन समाज इंक्लूडिंग दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये बेसिकली माइनर ग्रुप के लिए काम करती है, एंड स्टैंड्स फॉर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। बेसिकली दलित और ऑप्रेस्ड पीपल के लिए ही ये काम करती है। तो इसका मेन बेस यूपी में है, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय में अलग अलग पार्टीज के सपोर्ट लेकर ये बहुत बार सरकार में आई है, पावर में आई है। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी। सबको पता है कि अभी हम लोग का सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार है, पावर में यही है, जिनके लीडर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो लेकिन इसके पीछे का हिस्ट्री है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए। 1980 में ये पार्टी बना था, किसने बनाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत लोग अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं, कृपया ध्यान दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी को फॉर्म नहीं किया था, इसका गठन किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यू। ये इंडिया के एंशियंट कल्चर एंड वैल्यू को इंस्पायर करता है। फॉलोइंग दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ नेशन। ये 1 नंबर का पूछा गया कि बीजेपी पार्टी आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। Cultural nationalism, Hindutva is the important element and emerged as the largest party with 282 members in 2014 लोक सभा इलेक्शंस। इनका पहचान है लोटस। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम लोग सीपीआई कहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। फॉर्म्ड इन 1925, इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। तो ये मार्क्सवादी नीति और लेनिन के नीति को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को भी फॉलो करते हैं। इट अपोज द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। सक्सेशनिज्म का मतलब है राजा का बेटा राजा, लीडर का बेटा लीडर, ये इस चीज को ये अपोज करता है। कम्युनलिज्म को भी अपोज करता है, जातिवाद को बिल्कुल ये मतलब वैल्यू नहीं देता। ये बेसिकली इट प्रोमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर, एंड इसीलिए धान और ये जिसको हम लोग सिकल कहते हैं, या फिर बहुत लोग लोकल में इसको हसुआ भी कहते हैं, धान और हसुआ इसका पहचान है रेड कलर के अंदर। प्रेजेंस इन केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, और ये 1% वोट एंड 1 सीट 2014 लोकसभा में जीता हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये CPIM है, इसके पहले हमने देखा CPI और ये है CPIM। फाउंडेड इन 1964, ये भी मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म को फॉलो करता है। सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ऑपोज इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इट एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीनिंग फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस को सपोर्ट करता है। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। इसका गढ़ है केरला त्रिपुरा की ओर। द पार्टी वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। याद रखिएगा, 34 ईयर्स तक ज्योति बसु इस पार्टी के थ्रू चीफ मिनिस्टर बने रहे, फॉर 34 ईयर्स। उनके नाम का ये रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट रनिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, 34 ईयर्स तक वो बने रहे। In 2014 लोकसभा इलेक्शन इट won 3% ऑफ वोट्स एंड 9 सीट्स। ये है CPIM। चलिए नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको INC भी कहते हैं।
दिख रहा होगा हाथ छाप, पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, आईएनसी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में बहुत पुराना पार्टी है। ये बेसिकली 1885 में बनाया गया था और इसने बहुत सारे स्प्लिट्स देखे। स्प्लिट्स मतलब टूटना, बदलना, बहुत सारा चीज देखा। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी sought to build a modern secular democratic republic in India. The ruling party at the center till 1977 and then from 80 to 89 के बाद से इसका सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी ये बहुत मजबूत पोजीशन कंट्री में बना के रखी है और ये बेसिकली सेकुलरिज्म और वेलफेयर फॉर द वीकर सेक्शंस को टारगेट करके ही चलती है। 2014 के बाद से, इस 2014 के पहले तो भाई इन्हीं का ही प्राइम मिनिस्टर हमेशा इसी पार्टी से ही बने हैं। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी कहते हैं। ये पहचान है घड़ी, एनसीपी का पहचान है। फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। ये भी कांग्रेस पार्टी का ही एक टुकड़ा है। सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। A major party in Maharashtra has a significant presence in Meghalaya, Manipur, Assam. A coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with Congress since 2004 are a member of the United Progressive Alliance. तो इसका गढ़ है बेसिकली महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र से ये बहुत बार सरकार बनाया है और इनके अलग अलग स्टेट्स में, मेघालय, मणिपुर, असम में भी इनका अच्छा खासा मतलब सपोर्टर्स है, वहाँ से भी ये सीट जीतती आई हैं। तो ये रहा 7 नेशनल पार्टीज के बारे में, उनके सिंबल के साथ। बहुत बार आप लोग से पूछा जाता है कि ये जो घड़ी है ये किसका पहचान है, तो वो घड़ी पहचान है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का। हाथ छाप तो जानते हैं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कांग्रेस मत लिखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखिएगा। बहुत बार है सिकल के साथ एक हैमर, मतलब हसुआ के साथ हथौड़े का पहचान है सीपीआई-एम का, और हसुआ के साथ धान का पहचान है सीपीआई का। लोटस है बीजेपी का, एलिफेंट है बीएसपी का, और 2 फूल और घास ये है तृणमूल कांग्रेस का, एआईटीसी का। आई होप ये एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप आसानी से उसका जवाब दे दोगे। चलिए धीरे धीरे हम लोग अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेट पार्टीज, मतलब राज्य वाला पार्टी। तो एक है बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, इस तरीके के बहुत सारे हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट पार्टीज हैं। तो ये तो हो गया पार्टीज के बारे में, नेशनल और स्टेट के बारे में। तो पार्टीज के साथ भी प्रॉब्लम होता है, वो क्या होता है हम लोग वो पढ़ेंगे। और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज आइदर इन ए स्टेट और सेंटर, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अब देखेंगे ये 4 पॉइंट में अगर आप लिख लोगे ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर 3 नंबर है तो 2 नंबर तो कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, ये बड़ा प्रॉब्लम है। पार्टी तो बना लिया, लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, लोगों का भीड़ तो बन गया, मगर उनके अंदर भावना ही नहीं आई, वो कैसे मेंटेन होगा। तो वही है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अंदरूनी डेमोक्रेसी तो बना ही नहीं। तो अंदरूनी डेमोक्रेसी क्यों नहीं बना उसके बारे में देखेंगे। दैट मीन्स पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। भाई पार्टी बनाए हो, पार्टी तो पूरे लोगों का होता है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में अगर पावर चला जाएगा तो भैया वो पार्टी टिक नहीं पाएगा। नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मीटिंग नहीं होना। नो कीपिंग ऑफ मेंबरशिप रजिस्टर, रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करना। नो इंटरनल रेगुलर इलेक्शंस, वाह बस खाली डिक्टेटर की तरह डिक्लेयर कर देना कि ये है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो भी इसके ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन लेने का कोई पावर ही नहीं रहता है, अधिकार ही नहीं मिलता है। एंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन, मतलब जो बोल दिया गया डिसीजन लेना ही, मतलब ऊपर बैठे लोगों ने डिसीजन ले लिया उसके ऊपर हम बोल ही नहीं सकते। तो ये है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, और इसके चलते पॉलिटिकल पार्टी मजबूत नहीं हो पाती है। तो ये हो गया फर्स्ट रीजन। नेक्स्ट रीजन में आते हैं डायनामिक सक्सेशन। ये बहुत बार देखा गया है
कि टॉप लीडर्स हैव अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और देयर फैमिली। ये बड़ा प्रॉब्लम है जो ऊपर के मतलब जो टॉप के लीडर्स होते हैं वो हमेशा अपने लोगों को मतलब अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स को ही एडवांटेज देते हैं, फेवर देते रहते हैं। इससे भी क्या होता है, पार्टी कमजोर होता है, भावना खराब होती है, लोग पार्टी को त्याग देते हैं। टॉप पोजीशन कंट्रोल बाय द फैमिली मेंबर्स इन मोस्ट पार्टीज, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। दादाजी थे, उसके बाद पापा जी बने, उसके बाद बेटा जी आए, उसके बाद उनका बेटा जी आएंगे या बेटी जी आएंगी। तो ये चीज परिवारवाद नहीं चलता है। भले ही लोग साथ में रहते हो बट मन से दिल से कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और ये भी पार्टी को कमजोर करती है। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मनी एंड मसल पावर। ये अक्सर होता है ड्यूरिंग इलेक्शन, दिस पावर इज वेरी विजिबल। कैंडिडेट्स हु कैन रेज मनी आर नॉमिनेटेड। बड़ा समस्या है भाई, जिस जो पैसे दिखाएगा, जो पैसे ज्यादा फेंकेगा वो नॉमिनेशन पाएगा, भले ही उस पार्टी के अंदर उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड लोग हो, उससे कहीं ज्यादा काबिल लोग हो, तो काबिल लोगों को साइड कर दिया गया, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको टिकट मिल गया। रिच पीपल एंड द कंपनीज हु गिव फंड्स हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स। तो ये जो भावना है ना, मनी एंड मसल पावर, ये बहुत खराब भावना है, ये पार्टी को कमजोर करता है। ये भी एक तरह का चैलेंज है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस विषय पर कंट्रोल कर लेगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन के उभरती है। नेक्स्ट है पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। ये क्या होता है, पार्टी कभी भी वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस देता ही नहीं है। कैसे? देर इज नॉट मच डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी अमंग पार्टीज एंड लेबर पार्टी। भाई आप अगर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हो, या क्योंकि आप तो अकेले नहीं ना कॉन्टेस्ट कर रहे हो, साथ में बहुत सारे पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही है, तो आप कुछ तो डिफरेंट बोलो जो लोगों को बेटर लगे, वोटर्स को सूट करे, वोटर्स के इंटरेस्ट को आप पकड़ पाओ। देर इज नॉट मच डिफरेंस अमंग द पार्टीज ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। भाई इकोनॉमिक इश्यूज पे पार्टी लोग के बीच में कोई फर्क बनता ही नहीं है। ये सब क्या होता है, पार्टीज के बेस को कमजोर करता है और अल्टीमेटली वो पार्टी कोलैप्स कर जाती है, सिर्फ नाम का पार्टी रह जाता है। तो आई होप ये चार जो पॉइंट है मेन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनामिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर एंड पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो ये चार कंडीशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और पॉलिटिकल पार्टीज को इस चैलेंज को निपटाना होगा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, तभी वो पूरी तरीके से मजबूती से खड़े हो पाएगी। चलिए लास्ट टॉपिक में आ गए, व्हाट आर द एफर्ट्स टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। ये 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट आर द एफर्ट्स मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन, ये पॉलिटिकल पार्टीज पर कंट्रोल करने के लिए ये तीनों ग्रुप क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज पर कंट्रोल करने के लिए। तो इसी टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रही है। It was amended to prevent defection. Constitution was amended to prevent defection, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ बने हुए हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिफेक्शन नहीं शो कर सकता। जैसे डिफेक्शन किस तरीके से, एनी एमपी और एमएलए लूज देयर सीट इन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इफ दे चेंज पार्टी। मतलब अगर आपने पार्टी चेंज कर लिया तो आपका सीट की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, पास्ट सर्टेन ऑर्डर्स टू रिड्यूस द पावर ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर दिए हैं जो मनी और क्रिमिनल्स को पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं। और खासकर मैं बता रहा हूं, जब भी इलेक्शन का समय आता है ना, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उस एरिया के, जितने भी नामी लोग होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, उनके नाम पर पहले से ही अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाता है। उनको इलेक्शन के दौरान जेल में रहना पड़ता है, मतलब उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है कि आप उस समय सोसाइटी में घूम रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट हेल्प करती है।
साथ ही साथ एक कैंडिडेट हैज़ टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई अगर आप पार्टी में कॉन्टेस्ट कर रहे हो, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो आपका जितना भी प्रॉपर्टी है सारा, चल प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, चल और अचल संपत्ति, दैट मीन्स स्टैंडिंग और रनिंग प्रॉपर्टी, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, सोना, पैसा, इंडस्ट्री, ये सारा चीज का आपके पास कितना कार है, कितना बाइक है, एवरीथिंग आपको बताना होगा। एंड क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम, साथ ही साथ आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। नेक्स्ट है, अब इलेक्शन कमीशन क्या लगाम लगा रहा है पार्टीज के ऊपर, तो पॉलिटिकल पार्टीज आर आस्क्ड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। भाई जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, ताकि आपका खर्च हिसाब सब कुछ हो सके, क्योंकि उसमें भी आपका आय का स्रोत क्या है और आप खर्च कहाँ कहाँ करते हो, ये सारा चीज मेंशन होता है। एंड दे हैव टू होल्ड और ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, तो साथ ही साथ उनको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शंस होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना होता है। तभी इससे क्या होता है ना, क्लियरेंस होता है, साफ सुथरा छवि आता है कि आप डायरेक्टली नहीं आए हो, आपने आया, पैसा दे दिया, बस आज 50 साल से पार्टी चल रहा था, 50 साल में आपका कहीं शक्ल नहीं दिखा, आप आज आए हो, पैसा दिया, हो गया, नहीं। तो ये क्राइटेरिया कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, शुरू से पार्टी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, समय दे रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, लोगों से जुड़ रहे हो, ये सारा डॉक्यूमेंट आपका बनना चाहिए, ये सारा इंफॉर्मेशन आपका पार्टी के पास रहना चाहिए, तभी आप इलेक्शन में नॉमिनेट हो सकते हो, कोई भी पार्टी आपको नॉमिनेट करेगी। तो ये रहा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पूरा चैप्टर। आई होप एक बार सुन लीजिए, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, यही उम्मीद है। और दूसरी बात, अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों की लाइक और शेयर से हम लोगों का हिम्मत और हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिर से मिलते एक और बढ़िया से वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।